हाँ जी, राधे राधे। तो आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वाली क्लास है। पिछली क्लास के अंदर है हमने संविधान सभा के बारे में है वो चर्चा की थी, और मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे आंसर लिखने के लिए। आई होप आपने लिख भी लिए होंगे, और उसको मैं कैसे लिखनी है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बता भी दिया है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे हम बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और साथ में आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो कल वाली क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की। आज हम आगे उससे नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संविधान सभा है, संविधान सभा में चुनाव है वो सबसे पहली बार कब हुए थे? वो हुए थे जुलाई 1946 के अंदर हुए थे। टोटल है जो कितने मेंबर थे वो थे 389 मेंबर थे, ये हमने चर्चा की थी। और हमने इसके अंदर देखा था कि भाई रियासतों से कितने आए हैं, निर्वाचित होके कितने आए हैं, और निर्वाचन है हुआ कैसे था वो भी मैंने आपको बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकड़ सकड़मय मत प्रणाली के द्वारा है चुनाव है वो किए गए थे। और हमने देखा था कि ये चुनाव क्या डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे क्या? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा ये चुनाव किया गया था, यानी सीधे सीधे एमएलए लिए गए थे। 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि है वो लिया गया था। फिर हमने और बात की थी कि 389 सदस्यों में से है जो कि 73 सदस्य है रियासतों से आए थे, सीधे सीधे राजाओं से आए थे। बाकी के टोटल है 296 सदस्य हैं वो निर्वाचित होके आए थे, जिनमें से 4 है वो उच्चायुक्त प्रांत से आए थे, जिसे हम यूटी भी कह सकते हैं। 4 यूटी कौन कौन सी थी? एक तो अपने राजस्थान का प्रमुख केंद्र था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा है, दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है। ये 4 क्या थे? उच्चायुक्त प्रांत थे। फिर टोटल बच्चे 292 ये निर्वाचित होके आए थे, जिनमें से है मुस्लिम से है वो 78 थे, सिख से 4 थे, जनरल से वो 210 से, जिसमें हिंदू है, ईसाई है, जैन है, वो सब के सब आते हैं। फिर है निर्वाचन, उसके अंदर हमने देखा कि भाई एकदम इलेक्शन हो गए थे। उसके बाद कितनी सीटें बची थी उसमें हमने देखा था कि मुस्लिमों के पास है 73 सीटें बची थी, सिख के पास 4 सीटें बची थी, और जनरल के पास या कांग्रेस के पास है 208 सदस्य है वो बचे थे। फिर हमने देखा था कि 7 ऐसी पार्टी थी जहां से एक एक सदस्य आए थे, 8 है निर्दलीय हुए थे, और 15 है वो महिलाएं आई थी। 15 महिलाओं के मैंने आपको नाम भी बताए थे कि कौन कौन सी थी। दुर्गाबाई देशमुख है, हंसा जीवन राम मेहता है, बेगम एजाज रसूल है, दुर्गाबाई देशमुख है, और भी हमने देखा था कमला चौधरी है, मालती चौधरी है, लीला रॉय है, बेगम एजाज रसूल है। और इस प्रकार से हमने 15 नाम है वो देखे थे। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे राजस्थान की तरफ से हैं वो कितने मेंबर गए थे। तो राजस्थान की तरफ से है वो 14 मेंबर गए थे, सबसे ज्यादा हैं वो जयपुर से गए थे, जयपुर से 3 सदस्य गए थे। वैसे हम देखें कि पूरे भारत में से सबसे ज्यादा है वो कौन से जो प्रांत से गए थे? वो गए थे संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम यूपी कहते हैं। वहां से टोटल 55 मेंबर गए थे। मद्रास से 49 गए थे, जयपुर से 3 गए थे। इस प्रकार है मैक्सिमम और मिनिमम मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर है वो बता दिया था। आज हम और बात करते हैं कि भाई चुनाव के अंदर भाग किसने नहीं लिया था, वो बातें शायद मैंने कल बता दी, लेकिन आज और देख लो। एक थे महात्मा गांधी जी और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने है जो कि संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। वो बातें हम देखते हैं कि भाई और किस किसने है वो नहीं लिया। जिन्ना ने नहीं लिया था, गांधी जी ने नहीं लिया था, वो बातें आज करते हैं। पीछे वाला हमने रिविजन कर लिया, आई होप आपके माइंड में भी आ गया होगा। आज हम आगे नेक्स्ट वाली बात करते हैं। मार्कर दे दो। हाँ जी, अब हम देखते हैं संविधान सभा वाली वही हेडिंग रहेगी हमारी, संविधान सभा वाली। फिर हम देखते हैं कि भाई चुनाव के अंदर है भाग है वो किसने नहीं लिया था। तो वो मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना ने क्या नहीं लिया था? चुनाव के अंदर भाग ही नहीं लिया था, चुनाव लड़े ही नहीं थे। एक दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने है जो इस्तीफा ही दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर कि भाई ऐसे कौन सदस्य थे जिन्होंने चुनाव के अंदर इस्तीफा दे दिया। वो थे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। क्या आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी ने चुनाव के अंदर भाग लिया था? क्या नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने भी भाग नहीं लिया, और जो पाकिस्तान से आते थे जिसका नाम था जिन्ना साहब, मोहम्मद जिन्ना ने भी क्या नहीं लड़े, चुनाव नहीं लड़े थे। अब देखो शुरुआत में हम जो मुस्लिमों की 78 सीटें चुनाव होकर निर्वाचन होकर 73 सीटें बची, और हमारे कांग्रेस की हैं वो 210 सीटें बची या 208 सीटें बची। तो अब देखो मुस्लिमों में अब भी असंतोष व्याप्त हो गया कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें पाकिस्तान नाम का एक अलग है वो देश चाहिए। यहाँ से ही इन्होंने क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे इनको और हो गया कि भाई इस प्रकार से है जो कि ये चुनाव में भाग नहीं लेंगे, गांधी जी ने भाग नहीं लिया तो जिन्ना ने भी कहा कि भाई हम भी भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार से हैं जो इनको पाकिस्तान वालों को अभी से, भाई मुस्लिमों को अभी से हो गया कि भाई हमें क्या करेंगे, हमें हमारा अलग देश ही बनाएंगे, हमारे मेंबर तो अभी इतने हैं, अभी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आगे तो ये 208 सदस्य हमें तो पूरे मतलब जीवन भर है, जब तक हम अलग नहीं होंगे तब तक हमारे ऊपर दादागिरी चलेगी, हमको दबा के रखेंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम हमारा देश है पाकिस्तान नाम का अलग देश भी बना ले। इस प्रकार से हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि भाई संविधान की टोटल कितनी बैठकें हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी, ये सारी की सारी चर्चा करते हैं। तो ये तो आप लिख लो, छोटी सी बात है, कई बार है जो प्री के अंदर पूछ भी लिया जाता है, सीधा सीधा ऑप्शन देके आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं हम संविधान सभा की बैठकें। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था, पहली बार चुनाव कब हुआ था? वो तो हुआ था जुलाई 1946 के अंदर हुआ था। अब हम देखते हैं इसके अंदर है जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें टोटल मेंबर कितने हैं? अब देखो कई जगह हमें मेंबर मिलते हैं 207 मिलते हैं, कई जगह हमें 211 सदस्य भी मिलते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, दोनों ही लिख लो, 207 भी 211 भी। अब बात करते हैं इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष थे सचिनानंद सिन्हा। सचिनानंद सिन्हा। आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये बैठक हुई कहाँ थी? ये हुई थी दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर है, ये हमारी बैठक है, ये हुई थी, जिसमें कई जगह हमें 207 सदस्य मिलते हैं, कई जगह हमें 211 सदस्य भी मिलते हैं। ये भी थोड़ा सा है वो ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन है वो किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था आचार्य कृपलानी ने। वो भी आप लिख लो, एक काम करो, इसका उद्घाटन है वो किसने किया? कई बार पूछ लिया जाए तो आचार्य कृपलानी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये लिखो। फिर हम बात करते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई। हम देखते हैं कि हमारी दूसरी बैठक हम 11 दिसंबर 1946 को ही करते हैं, लेकिन बात यह है कि एक बैठक 10 दिसंबर 1946 को भी हुई थी, जिसमें है जो कि जनता कंट्रोल नहीं हुई, तो ये बैठक बीच में ही बंद करनी पड़ी और उस बैठक को हम पढ़ते भी नहीं है। हम सेकंड बैठक इसे ही मानते हैं 11 दिसंबर 1946। वैसे देखा जाए तो एक बैठक और हुई थी 10 दिसंबर 1946, इसे हम दूसरी बैठक मानते हैं, लेकिन 10 दिसंबर वाली और माने तो ये हमारी कौन सी बैठक होगी? ये हमारी तीसरी बैठक मानी जाएगी। ये भी थोड़ा सा याद रखना कि 9-11 दिसंबर 1946 के अंदर है जो कि तीसरी या इसी हम दूसरी बैठक भी कहते हैं। इसका संवैधानिक सलाहकार था जिसे कहते हैं BN राव। अब BN राव ने वर्मा, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, उनका संविधान बनाया था। बड़े बूढ़े आदमी थे तो कहा पंडित जी आप बन जाओ क्या, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार बना दिया BN राव को। उपाध्यक्ष किसको बनाया जाए? उपाध्यक्ष बनाया HC मुखर्जी को।
एक बार एच सी मुखर्जी को बना दिया, लेकिन बाद में कालांतर के अंदर वीटी कृष्णमाचारी को बनाया, वीटी कृष्णमाचारी को बनाया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि इसके संवैधानिक सलाहकार है वो बी एन राव है, और इसके जो उपाध्यक्ष है वो एच सी मुखर्जी हैं। आगे बात करते हैं कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्थायी अध्यक्ष कहते हैं। उपाध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष तो वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थोड़ा ध्यान रखो कि 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी बैठक हुई थी, जिसके संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को माना जाता है, इसके उपाध्यक्ष है वो एच सी मुखर्जी को माना जाता है, कालांतर में है वीटी कृष्णमाचारी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, इसके स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये हमारी कौन सी बैठक की बात हो रही है? संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसकी बात हो रही है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 के अंदर है हमारी पहली बैठक हुई थी, जिसके अंदर 207 या 211 सदस्य हैं वो माने जाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं जिसको सचिदानंद सिन्हा है, और इसका उद्घाटन है वो आचार्य कृपलानी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये दो बैठकें याद रह जाएंगी। अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक। मैंने आपको बताया कि एक बैठक 10 दिसंबर को भी हुई थी, लेकिन हम तीसरी बैठक अब मानेंगे 13 दिसंबर वाली को। लेकिन बीच के अंदर है 12 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी, लेकिन वहां पे लोगों ने है जो जनता ने ऐसे भमचल मचा दिया है, इस वजह से इस मीटिंग को है बीच में ही समाप्त करना पड़ा। लेकिन बीच में है 12 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो इसलिए हम तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर वाली को तीसरी बैठक मानते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक की, जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, तो वो थोड़ी सी बातें चर्चा करते हैं। तो फटाफट से ये लिख लो, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बड़ी काम की चीज है। बड़ी काम की चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरी बैठक हुई थी हमारी संविधान की 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसके अंदर है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव? हम कहते हैं कि हमारे संविधान का एक शॉर्ट नोट्स कहते हैं, या हम जैसे कहें कि हमारी प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, उसका मेन ड्राफ्ट है। ये हमारी प्रस्तावना का क्या है, या हम कह सकते हैं हमारे संविधान के शॉर्ट नोट्स हैं, और मूल रूप से ये प्रस्तावना की सारी बातें यहीं से ली गई हैं। इसलिए ये क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। ये प्रस्तावना से एकदम मिलता जुलता है, इसलिए हम प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। आपने देखा होगा सबसे ऊपर ही ऊपर उद्देश्य का नाम, इसलिए हमारी प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया कि भाई हमारा संविधान होगा कैसे, इसकी विशेषता क्या क्या होगी, कुछ तो बताऊं। तो फिर नेहरू जी ने बताया कि भाई ये देखो, मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसके आधार पर आप क्या करो, हमारे संविधान का निर्माण करो, जो नेहरू जी ने पारित किया था। और ये जो अंग्रेजों ने कब इसको स्वीकृति दी कि हाँ भाई ये आपका एकदम सही है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, संविधान को बनाएंगे, तो अंग्रेजों ने इसकी स्वीकृति है वो दी थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को अंग्रेजों ने इसको क्या कर दी, स्वीकृति दे दी, अंग्रेजों ने इसको पारित कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे उद्देश्य में है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने उसमें क्या क्या लिखा था, तो वो सारी बातें करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना कि नेहरू जी ने क्या क्या बातें बताई। उद्देश्य प्रस्ताव, पहली बात करते हैं। पहली बात क्या हुई, नेहरू जी ने कहा कि
हमारा भारत है एक स्वतंत्र संप्रभु भारत है। तो स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र आप सब जानते हो। और संप्रभु क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है हमारे भारत के आंतरिक व बाहरी निर्णय भारत स्वयं ले। जैसे बात करते हैं, हमारे घर की बात करते हैं, घर में हमारे मान लो प्रमुख हैं, या तो दादाजी हैं, या पापा हैं, या मम्मी है। तो हमारी मम्मी या पापा ये बताते हैं कि भाई हमारे घर के अंदर क्या रूल होंगे, कौन है टॉवल कहाँ पे रखेगा, पानी पी के गिलास है वो कहाँ पे रखेगा, ये सारे के सारे रूल हैं हमारे घर के प्रमुख है या हमारी मम्मी मान लो यही लागू करती है। ठीक है, मम्मी हमको बता देगी कि भाई हाँ आपको सुबह यहाँ पे जाना है, किसी को सुबह स्कूल जाना है, बच्चों को इसको यहाँ पे जाना है, इसको यहाँ पे जाना है। यानी कि मम्मी हमारे रूल लागू कर देती है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हमारी मम्मी ये रूल लागू कर सकती है कि भाई आज है हम पाकिस्तान के साथ समझौता कर सकते हैं? नहीं, हमारे घर के आंतरिक निर्णय होंगे। अब क्या हमारा राजस्थान संप्रभु है क्या? राजस्थान जैसे मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था, चलो हमारे राजस्थान के आंतरिक निर्णय तो हमारे राजस्थान खुद ले लेंगे, लेकिन बाहरी निर्णय ले लेंगे क्या कि भाई राजस्थान आज कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे? कर सकता है कैसा? नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा राजस्थान आंतरिक निर्णय ले सकता है, बाहरी निर्णय है वो नहीं ले सकता। बल्कि भारत कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। भारत को है जो देश चाहे उसके साथ समझौता कर सकता है। भारत आंतरिक व बाहरी निर्णय है स्वयं लेता है। अब देखो पहले में क्या कहा गया? स्वतंत्र संप्रभु भारत हो। यानी कि पहले तो ये कह दिया कि भाई हमारे भारत को क्या कर दो, एकदम से स्वतंत्र कर दो, और हमारे भारत के आंतरिक व बाहरी निर्णय कौन लेंगे? हम स्वयं लेंगे। ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु भारत हो, और इसके लिए क्या करना है? हमें संविधान का निर्माण करना है। इसके लिए संविधान का निर्माण करना है। निर्माण करना, ये है हमारी पहली शर्त उद्देश्य प्रस्ताव में। दूसरी शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त हमारी है कि हमारे भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। तो भारत में क्षेत्र शामिल की बात की गई है। भारत में क्षेत्र है वो कौन कौन से शामिल होंगे? हमारा भारत उस समय दो भागों के अंतर उस समय हमारा भारत दो भागों के अंदर बंटा हुआ था। कौन कौन से? एक हमारा भारत बंटा हुआ था जो राजाओं के अंडर में था, एक सीधा सीधा केंद्र हम कह सकते हैं अंग्रेजों के अंडर में था। तो उन दोनों के साथ समझौता करके भारत में मिलाना होगा। तो इसमें भारत में शामिल होंगे, पहला है रियासतें, दूसरा है ब्रिटिश क्षेत्र। दो तो यही हो गए। तीसरी बात करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, 13 दिसंबर 1946 को अंदर है, जो कि नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको 22 जुलाई 1947 को है अंग्रेजों ने पारित किया। हमारी पहली डिमांड है स्वतंत्र संप्रभु भारत हो, और इसके लिए संविधान का निर्माण है वो करना चाहिए। दूसरी डिमांड है भारत के क्षेत्र कौन कौन से शामिल होंगे? रियासतें होंगे, ब्रिटिश क्षेत्र हो गए, और तीसरी बात करते हैं जो अपनी इच्छा से भारत के अंदर शामिल हो। अपनी इच्छा से क्या हो? भारत के अंदर शामिल हो। आज तक ऐसे हुआ तो नहीं, हम कह सकते हैं हुआ सिक्किम, सिक्किम हो गया, अपनी इच्छा से भारत के अंदर मिला था। इस प्रकार से क्षेत्र हैं। हमारा अखंड या हम कह सकते हैं एक विस्तृत भारत का निर्माण है वो होना चाहिए। दो तो ये लिखो, दो आगे वाले पॉइंट और लिखते हैं। दो आगे वाले पॉइंट और लिखते हैं। तीसरा है स्वेच्छा से भारत में शामिल हो। तीसरा स्वेच्छा से भारत में शामिल हो। चौथा है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र कोई भी हो सकते हैं जो भारत के अंदर शामिल होना चाहिए। तो ये हमारे भारत के अंदर है, ये क्षेत्र क्षेत्र है वो क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। रियासतें हैं, ब्रिटिश क्षेत्र हैं, या
स्वेच्छा से भारत के अंदर शामिल हो या अन्य कोई क्षेत्र है वो शामिल होना चाहिए। इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में दूसरी शर्त हमने नेहरू जी के द्वारा ये बता दी गई। तीसरी शर्त क्या होगी? तीसरी शर्त में बताया गया अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? अवशिष्ट शक्तियां होगी राज्य के पास। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भाई अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। हम हमारे भारत के अंदर है 3 सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर है जो कि केंद्र सरकार रूल बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सूची है उसके अंदर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची के अंदर है दोनों कानून बना सकते हैं। इस प्रकार से अवशिष्ट शक्तियां मान लो, अवशिष्ट शक्तियां जैसे मान लो अन्य शक्तियां हैं वो राज्य को दी जानी चाहिए या हम राज्य को दी जानी चाहिए। अब अवशिष्ट शक्तियां वर्तमान के अंदर हैं, अन्य शक्तियां किसके पास है? तो वो केंद्र के पास है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा क्यों लिखा कि भाई अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी जानी चाहिए? वो कि भाई कुछ है जिन्ना को झांसे में लाने के लिए कि भाई जैसे तैसे करके अलग देश की डिमांड नहीं करें, इसकी वजह से हम कह देंगे कि भाई हमें अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी है। अब देखो राज्य को हमने है कितने ज्यादा है जो आत्मनिर्भर, या हम कह सकते हैं कितने ज्यादा हमने अन्य अधिकार दिए हैं, फिर भी आप पाकिस्तान अलग हो रहा है। इस प्रकार से हमने जिन्ना को झांसे में लाने के लिए है क्या कर दी? अनेक शर्तें रख दी। अब तीसरी डिमांड करते हैं अवशिष्ट शक्तियां, भारत में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होगी, राज्य के पास होगी। कितनी सूची है इसके अंदर? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर हम बात करते हैं चौथी डिमांड और क्या है। चौथी डिमांड की बात करते हैं, नीचे वाला आपने लिख लिया होगा आई होप। नीचे वाला लिख लिया होगा। आगे देखते हैं कि भाई इसकी चौथी डिमांड और क्या है। चौथी डिमांड है कि जो भारत लोकतंत्र देश होगा तो इसमें शक्तियों का स्रोत है वो जनता होगी। तो भारत में शक्तियों का स्रोत कौन होगा? जनता होगी। लोकतंत्र देश में या लोकतंत्र भारत में सरकार की शक्तियों का स्रोत शक्तियों का स्रोत जनता होगी। हमने लोकतंत्र की परिभाषा में ही पढ़ते हैं कि जनता के द्वारा लागू किया गया कानून या जनता के जो जनता शासन करती है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो ये हमारी क्या थी? चौथी डिमांड थी। फिर हम बात करते हैं पांचवी डिमांड। पांचवी डिमांड के अंदर है वही हमारे न्याय है वो बताए गए हैं कि भाई न्याय है वो कैसे कैसे होने चाहिए, कैसे कैसे है वो नहीं होने चाहिए। नागरिकों को है कितने प्रकार के न्याय है वो मिलने चाहिए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो वो बात करते हैं कि नागरिकों को क्या मिलनी चाहिए। नागरिकों को सामाजिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के क्या होने चाहिए? न्याय होने चाहिए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की हो? स्वतंत्रता कितनी प्रकार के हो? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, गतिविधि करना है, व्यापार करना है। इस प्रकार से हमें जो इसके अंदर है 6-7 है वो क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है और हम कह सकते हैं कि संघ बनाना है, संघ बनाना है। इस प्रकार से हमें क्या दी गई है? टोटल है वो 8 क्या दी गई है? स्वतंत्रता है वो दी गई है।
तो ये भी थोड़ा याद रखना, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और गतिविधि करना, व्यापार करना, संघ बनाना, इस प्रकार से हमें 8 स्वतंत्रता है वो दी गई है। ये थोड़ा-सा याद रखें नागरिकों को, ये कितनी है? 5वीं है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और एक है समानता और है। 3 प्रकार की समानता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, वो प्राप्त होनी चाहिए। वॉइस वगैरह देख लेना। अब एक बार एक और लिख लो। समानता और होनी चाहिए, ये भी 5वें में ही चल रहा है। प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इस प्रकार से हमारे पास है 5वें में कहा गया कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, गतिविधि करना, व्यापार करना और संघ बनाने की क्या है? स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष क्या है? समानता है। जैसे हम प्रियम्बल में भी यही बात देखते हैं। उसके अंदर 5 स्वतंत्रता दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र संप्रभु है, भारतीय गणराज्य इसमें दिया गया है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, ऐसा हम बोलते हैं ना हमारे प्रियम्बल के अंदर। बस सेम सेम क्या है उसका शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा छठा उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सी शर्त रखी गई है, ये आप देख लेना। पहले के अंदर है हमारे संविधान की बात की गई है कि पहला हमें बताया गया कि लोकतंत्र भारत के लिए क्या करना चाहिए, लोकतंत्र या संप्रभु भारत के लिए हमारे संविधान का निर्माण करना चाहिए। दूसरे के अंदर है, दूसरी शर्त के अंदर बताया गया कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, एक रियासतों वाले, एक ब्रिटिश सरकार वाले, एक अपनी स्वेच्छा से भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं, और चौथी है अन्य क्षेत्र कोई भारत में के अंदर है वो आना चाहता है। फिर हमने देखा तीसरी डिमांड थी हमारी कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी जाए। चौथी शर्त है हमारी कि जो सरकार है, सरकार की शक्तियों का स्रोत जनता होनी चाहिए। 5वें के अंदर है न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता की बात है वो की गई है। फिर हम बात करते हैं छठे की। छठे में है वो क्या बताए गए, नेहरू जी ने छठी शर्त के अंदर है वो क्या किया गया। छठी शर्त के अंदर नेहरू जी ने बताए कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। निम्न वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या करनी चाहिए, निम्न के हितों में अधिकार है वो दिए जाने चाहिए। आगे वाली छठा, निम्न के हितों में विशेष, निम्न के हितों में विशेष संरक्षण। इसमें क्या क्या डिमांड की गई, इसमें डिमांड की गई कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक है, और जो अन्य पिछड़े आयोग है, अन्य पिछड़ा आयोग है, अन्य पिछड़े क्षेत्र से जो आते हैं। और तीसरी डिमांड इसमें क्या गई, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे एससी एसटी है, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको क्या किए जाए, कुछ विशेष अधिकार है वो दिए जाए। फिर हम बात करते हैं सातवें की। सातवें के अंदर है कौन सी शर्त रखी गई, सातवें के अंदर बताए गए कि हमारा भारत है उनमें क्या चाहिए, पूरे भारत के अंदर राज्य है उनमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। राज्य आपस में है वो लड़े ना, आपस में उनका क्या नहीं हो, कोई भी विवाद नहीं हो। और भारत में है पूरे जल के साथ साथ थल और नभ पर भी पूरे भारत पर क्या होगा, भारत का ही अधिकार होगा। तो ये बताए गए सातवें के अंदर कि भारत में राज्यों में एकता हो, वह पूरे भारत के जल, थल व नभ पर भारत का अधिकार हो।
इस प्रकार से हमें 7 है बातें बताई गई, ये थोड़ा-सा याद कर लो। 7 बताई गई है, एक और रह गई है, भारत में एकता हो और पूरे भारत के जल, थल और नभ पर किसका अधिकार हो? भारत का अधिकार हो। एक डिमांड इसमें और की गई कि हमारा भारत प्राचीन काल से क्या है? विश्व शांति की है कामना करता है। प्राचीन भारत में एक विशेष है जो अपनी छवि है वो बनाए रखा है, इसको आगे ही बनाए रखने के लिए विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना करता है। तो ये हमारे की गई 8वें के अंदर, ये 8वें के अंदर डिमांड की गई। भारत है प्राचीन काल से विशेष छवि बनाए रखा है, आगे इसको बनाए रखने के लिए क्या करना है? विश्व शांति और मानव कल्याण, विश्व शांति व मानव कल्याण की कामना करता है। मानव कल्याण की क्या करता है? कामना करता है। इस प्रकार से हमें जो 8वां डिमांड ये की गई, इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर टोटल 8 हैं जो शर्तें हैं वो रखी गई। ये हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर नेहरू जी ने तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1947 के अंदर कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको अंग्रेजों ने है 22 जनवरी 1947 को है स्वीकृति दे दी, यानी पारित कर दिया। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे भाई किस किसने कौन कौन सी समिति बनाई थी। तो आज वाली क्लास में इतना ही, और आप उद्देश्य प्रस्ताव पे एक मेरे को क्वेश्चन ला के दिखाओगे कल, जो टेलीग्राम पे हम चेक करेंगे, टेलीग्राम पे हम मिलके आंसर राइटिंग करते हैं, वहां पे भी हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।